हाँ, तो चलिए अब हम लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को स्टैटिस्टिकल अप्रोच से कैसे सॉल्व करें और डेटा ड्रिवन अप्रोच से कैसे सॉल्व करें। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एरर्स को देखेंगे और हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी पढ़ेंगे और अंत में हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन को स्टैटिस्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक आउटकम या रिस्पांस वेरिएबल एक होता है और मल्टीपल हमारे पास फीचर्स होते हैं। तो वो हमने इक्वेशंस लिखी थी एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ये हमने इस तरह की इक्वेशंस बनाई थी जिसमें कि y1 to yn हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि हम एक रिग्रेशन का मॉड्यूल ट्रेन करेंगे इन n ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हुए, जिनमें से कि y1 हो सकता है कि हाउस ऑफ वन प्राइस है, y2 हाउस ऑफ अनदर प्राइस है और yn हाउस ऑफ nth प्राइस ऑफ nth हाउस है। इस तरीके से, और हमारे पास फीचर्स हैं x11, x12 एंड सो ऑन। मैट्रिक्स नोटेशन में हमने इसे सीखा था लिखना कि y हमारा क्या है, n ऑब्जर्वेशंस हैं तो n क्रॉस 1 का वेक्टर है, और हमारे पास डेटा मैट्रिक्स है। इसको अब हम कहेंगे डेटा मैट्रिक्स, और इसका साइज़ क्या है, n क्रॉस p। p कितने हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हमें इस लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में निकालने हैं। तो अगर आप देखेंगे थीटा 0 से थीटा p माइनस 1 तक टोटल हमारे पास p नंबर ऑफ जो हैं हमारे पैरामीटर्स जो हमें निकालने हैं। और हमारे पास एक एरर वेक्टर है जो कि हमारा, तो ये जो हमारा होगा डेटा मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स थीटा प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो हमारी एरर है ये हमारा वेक्टर है, ये भी हमारा वेक्टर है। तो ये जो होगा ये हमारा बन जाएगा y कैप प्रिडिक्टेड वेक्टर। इसको दोबारा देखें तो हमने लिखा y इज इक्वल टू दिस, ये हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ट्रेडिशनल अपनी नोटेशन बनाई है जिसमें कि हम कॉलम वेक्टर्स को हम अपना नॉर्मल नोटेशन मान रहे हैं, तो ये जो पूरा है इसको हम कह रहे हैं कि ये पहले सैंपल के सारे फीचर्स इस वेक्टर में भरे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे x1, और क्योंकि कॉलम वेक्टर की नोटेशन थी और ये रो फॉर्म में है x1 ट्रांसपोज, तो y1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फीचर वेक्टर है x1, y2 ऑब्जर्वेशन या आउटकम के करस्पॉन्डिंग फीचर वेक्टर है x2। इस तरीके से हमारे पास n डेटा सैंपल्स हैं और हर एक के करस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका फीचर वेक्टर है। तो ये अब हमारी इक्वेशन आ गई जिसमें हमारा y नोन है क्योंकि ये तो हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी। x में क्या है, फीचर्स, हर एक सैंपल के साथ उसके फीचर्स है, ये भी नोन है। थीटा अननोन है और ये हमें निकालना है। जब थीटा निकल आएगा तो हमारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे, तो इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं क्योंकि अब शॉर्ट फॉर्म लिखिए, तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए xi ट्रांसपोज थीटा प्लस एप्सिलॉन i। अब हमने लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस के बारे में बात किया था। हमने कहा था हर एरर क्या है, वो हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड एरर है विद ज़ीरो मीन और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो इसका मतलब ये है कि xi ट्रांसपोज ये एक फीचर वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, पैरामीटर वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो इसके अंदर रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, एप्सिलॉन i इज़ द ओनली रैंडम वेरिएबल, इज़ दी रैंडम वेरिएबल। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा yi है वो भी अब हमारा रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। अब हमने अगर उसका मीन निकालने की कोशिश की तो मीन ऑफ yi क्या होगा, तो अब हम राइट साइड का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन या मीन ऑपरेटर, हमने बात किया था कि ये लीनियर ऑपरेटर है, ये हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के रिव्यू में पढ़ा था। तो ये लीनियर ऑपरेटर है तो ये खुल जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो मीन ऑफ yi क्या है, वो ये है, एंड दैट इज़ इक्वल टू xi ट्रांसपोज थीटा। क्योंकि एप्सिलॉन i ज़ीरो मीन की नॉइज़ है तो ये ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब दिस इज़ इक्वल टू xi ट्रांसपोज थीटा। मैं नीचे एक बार लगा रही हूँ टू डिनोट दैट इट इज़ अ वेक्टर। अब वेरिएंस क्या होगी,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई माइनस मीन ऑफ वाई आई होल स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो ये हमारी है वेरिएंस ऑफ वाई आई। और ये कैसे निकलेगी, अब हमने मीन क्या है, मीन तो एक्स आई ट्रांसपोज थीटा है, वो हमने यहाँ डाल दिया एम वाई आई की जगह। अब क्या बना, ये बन गया, बट वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज क्या है, वो तो एप्सिलॉन आई है, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, और इसका वेरिएंस क्या है, वो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो ये हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो वाई आई है वो भी हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, और वेरिएंस कितनी है, सिग्मा स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा पैरामीटर कांस्टेंट है, तो अगर y1 का देखेंगे तो y1 का उसका फीचर वेक्टर ट्रांसपोज थीटा, और ये क्या है, ये क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये इनर प्रोडक्ट है एक्स आई वेक्टर और फीचर वेक्टर और पैरामीटर वेक्टर का। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में हम क्या करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन है। तो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एस्टिमेट करते हैं। क्यों, यहाँ पर थीटा हमें निकालना है जो कि अननोन है लेकिन एक कांस्टेंट पैरामीटर वेक्टर है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ऑब्जर्वेशंस गिवन एक्स थीटा देखें तो वो हम कैसे मॉडल करेंगे, क्योंकि हर वाई आई, ये क्या होगा, हर वाई आई तो पी वाई वेक्टर गिवन एक्स, एक्स तो मैट्रिक्स है हमारा और थीटा हमारा वेक्टर है, थीटा ये क्या होगा, ये होगा पी वाई वन वाई टू, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होगा उसका, टिल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, एन, गिवन एक्स थीटा। लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि हर वाई आई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है और एप्सिलॉन आईज भी हमारी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल थे, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी वाई वन गिवन एक्स थीटा, पी वाई टू गिवन एक्स थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से, तो इसका ना वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो वो मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये पाई जो ये सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आई इज इक्वल टू 1 to n, और हर एक उसका हमने देखा था वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरी वाई आई इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका मीन क्या है, एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, ये उसका मीन है, एम वाई आई है, और उसका वो क्या है, वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर, तो ये गॉसियन का हमारा एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से अब हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम ये कहते हैं कि हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली और अब हम कह रहे हैं कि वो पैरामीटर थीटा निकालो जो कि इस ऑब्जर्वेशन के लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करता है। तो प्रोबेबिलिटी है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी है, तो वो कह रहा है कि वो थीटा निकालो जो इन ऑब्जर्वेशंस को देखने की लाइक्लीहुड को या इन ऑब्जर्वेशन के आने की लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करता है। तो हम पी वाई गिवन एक्स कॉमा थीटा, इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे ओवर व्हाट, ओवर थीटा। तो अब हम ये एल डैश थीटा हमने एक्सप्रेशन बनाया, तो हमने कहा ये हम अब एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा थीटा का वो हमारा होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा। तो ये भी हमारा वेक्टर है, तो एल डैश थीटा ये हमारा देगा। तो अब हमें ये पूरा सॉल्यूशन, तो अब जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको हम, ये कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अंदर चला जाएगा, तो ये हमने बाहर ले लिया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई था, तो 2 पाई n टर्म्स हैं, 2 पाई n बाई 2 सिग्मा n, ये यहाँ पर आ गया, ये सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन में समेशन होगा, क्यों, क्योंकि e रेज टू द पावर अगर हमने किया होता माइनस a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस b, ये क्या हो गया, दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू a प्लस b। तो ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन थे हमारे, ये मल्टीप्लिकेशन थे काफ़ी सारे एक्सपोनेंशियल के, तो वो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है वो पॉजिटिव ही है। साथ में अब हम इसका अगर लॉग लेंगे तो क्या है, तो लॉग जो है वो एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, तो इसलिए हम पी वाई एक्स गिवन थीटा को मैक्सिमाइज करें या लॉग पी वाई गिवन एक्स थीटा को मैक्सिमाइज करें, दोनों हमें आइडेंटिकल एक्सप्रेशन देंगे। ये कैपिटल एक्स है हमारा। तो अब हम इसको लॉग ले लेते हैं, तो लॉग से हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के ऊपर के एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के अंदर हमारा समेशन है, तो वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लॉग लेने के बाद लॉग और ई, लॉग ऑफ ई ऑफ ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए, इसलिए हम, ये नेचुरल लॉग है तो इसलिए हमारा हम लॉग ऑपरेशन लेंगे तो ये हमारा जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है और बेसिकली हमारे को सेकंड टर्म में थीटा है, क्योंकि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है पूरे एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सिर्फ ये सेकंड टर्म में हमारा थीटा है, तो एक्चुअली हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर अब क्या कह रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन एल थीटा with respect, maximization of this L theta, maximization of L theta with respect to theta, और उसका मतलब क्या है कि मिनिमाइजेशन ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ सेकेंड क्वांटिटी है तो इसका मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हम करेंगे तो हमारे को मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट मिलेगा। तो अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो है वो हमारा क्या है, तो गॉसियन अजम्पशन में जहाँ की नॉइज़ गॉसियन है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारी सिनेरियो जब हम कंसिडर करते हैं तो एमएलई सॉल्यूशन एक्चुअली लीड्स टू लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। क्यों? अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारा वाई आई है, तो ये हमारा वाई आई कैप है। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आई इज़ इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर, मिनिमाइज दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या है, ये तो हमारी एरर्स हैं। सो दीज आर नथिंग बट समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर, और इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट in this linear regression problem with the assumption of linear regression that all errors are IID Gaussian, so हमारा MLE estimate reduces to finding the least square solution, squared error और उसका least error हम निकाल रहे हैं। So MLE leads to least square solution और हमें finally ये minimize expression करना है with respect to theta। तो अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में समझें तो सपोज़ कीजिए कि आपका स्क्वेयर्ड एरर है, वो वेरी करेगी। ये स्क्वेयर्ड एरर किसका है, y तो फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ ओनली थीटा। तो अगर हम थीटा का फंक्शन बनाएं तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारा स्क्वेयर्ड एरर जो है वो एक ऐसे कॉन्वेक्स फंक्शन है। थीटा जो हमारा मिनिमम होगा वो कहीं यहाँ पर बॉटम पे होगा। तो स्क्वेयर्ड एरर विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर देखें तो हमें ये हमारी जो है ये मिनिमम स्क्वेयर्ड एरर है, इससे कम हमारी एरर हम कर नहीं पाएंगे, इसके हमें बॉटम पे पहुंचना है। तो अगर हमने कोई आइट्रेटिव एल्गोरिथम लगाई और हमने कहा कि थीटा हमने इनिशियली ये एज्यूम किया, तो हमें धीरे धीरे नीचे आना है ताकि हम ये थीटा कैप निकाल लें। तो लीनियर रिग्रेशन का सोल्यूशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन का सोल्यूशन है कि हमें मिनिमाइज़ करना है एल थीटा, जो हमने इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। इस केस में ये हमारा लॉस फंक्शन भी है और इसको हमें मिनिमाइज़ करना है। तो अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास दो फीचर्स थे। तो वाई आई क्या हुआ, ith सैंपल, ये है ith सैंपल, और हमारे पैरामीटर्स कौन से हैं, थीटा 0 थीटा 1 ये हमारे, और थीटा 2 ये हमारे हैं पैरामीटर्स अननोन जिन्हें हमें निकालना है। और xi1 xi2 ये हमारे क्या हैं, फीचर्स ऑफ ith सैंपल। ठीक है,
और एप्सिलॉन आई क्या है? एरर ऑफ ith डेटा सैंपल। तो ये हमारा, और थीटा हमारा, ये हमारा वेक्टर है जो हमें निकालना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन को हम कैसे करेंगे। तो वाई आई हमारा ये हुआ, एल थीटा हमने क्या बनाया था? हमने कहा एल थीटा हमारा क्या है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने सैम्पल्स हैं, वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, वाई आई कैप होल स्क्वायर। अब वाई आई कैप क्या है? थीटा 0। ये हमारा एक्सप्रेशन है वाई आई कैप। तो इसका मतलब अगर हम इसे खोल लें तो y1 माइनस थीटा 0 माइनस x11, क्योंकि हमने कहा था i1 i2 होल स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा है y1 कैप, ये है हमारा y2 कैप, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, ये हमारा है y3 कैप। इस तरीके से हमारा yn कैप, ये हमारा nth सैंपल लिया। ठीक है ना, प्लस 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 इसका मतलब सारे सैंपल्स का लिया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हर एक थीटा के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो पहले हमने किया डेल एल थीटा बाय डेल थीटा 0, तो ये 2 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय थीटा 0 के साथ कांस्टेंट क्या है? -1, फिर 2 टाइम्स सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज़ y2 माइनस थीटा 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने दोबारा सम किया i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, लेकिन स्क्वायर गायब हो गया जो हमारा यहाँ पर था, मल्टीप्लाइड बाय हर क्वांटिटी में -1 आ गया, ये हमारा आ गया। अब ये याद रखिएगा, ये हमारा आया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। इसी तरह जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 करेंगे तो हमारा -1 की जगह आ जाएगा -x11 माइनस x21 एंड सो ऑन। तो देखते हैं, जब थीटा 1 के रिस्पेक्ट में किया तो ट्वाइस ऑफ दिस इंटू -x11, ट्वाइस ऑफ दिस इंटू -x21 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने इसको, फिर n1 आ गया। अब हमने डेल एल थीटा बाय डेल थीटा 1 को किया तो ये हमारा i के रिस्पेक्ट में i1 है और फिर i2 है, ये हमारे एक्सप्रेशन बन गए। अब तीनों को हम मिला देते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एल थीटा क्या बना? डेल थीटा, ये सारे स्टैक हो गए, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, और पहले का था -1 थीटा 0 के करस्पॉन्डिंग, थीटा 1 के कारण -xi1 -xi2, ये हमने स्टैक किया। लेकिन ये क्या है हमारा? ये कुछ नहीं है हमारा, ये हमारा है xi, आपको याद होगा। तो ये कुछ है -xi, तो माइनस हमने बाहर ले लिया और इक्वल टू कर दिया हमने 0। तो ये एक्सप्रेशन देखिए, ये हमारा आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा पैरामीटर्स आ जाएंगे जो हमें निकालने थे। तो अब हम कहेंगे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन आ गई, क्योंकि हमने इसको 0 पुट किया। और फिर अब इसे खोलिए, अब इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 तो स्केलर है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बचेगा i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वेक्टर, और दूसरी तरफ माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई एक्स आई ट्रांसपोज वाई आई तो हो गया ना। अब पहला इसके साथ था, ये वाली ये टर्म है, और दूसरा इन दोनों से मिलके सेकेंड टर्म आएगी। वो क्या आएगी? वो आएगी हमारी एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, और एक्स आई है, ये तो स्केलर है तो इसके एक्स आई हम आगे लगा देते हैं। रिमेंबर, एक्स आई ट्रांसपोज थीटा क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई विद थीटा, वो तो डॉट प्रोडक्ट है, वो एक स्केलर है। तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड पे ले गए तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे देख सकते हैं, y1 x1 प्लस y2 x2, इस तरीके से है। ये क्या बना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, xn वेक्टर, ठीक है। और ये हम लिख देते हैं y1 y2 टिल yn। अब ये क्या बना? ये मेरा y वेक्टर है तो वो ये ले लिया। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं x ट्रांसपोज, क्योंकि रिमेंबर x हमारा क्या था? x था हमारा x1 ट्रांसपोज, इस तरीके से भरा हुआ, x2 ट्रांसपोज, xn ट्रांसपोज। तो x ट्रांसपोज क्या होगा? ये होगा हमारा x ट्रांसपोज। तो ये हो गया
लेफ्ट साइड पे क्या है x ट्रांसपोज y, और राइट साइड पे क्या है, उसी तरीके से ऑपरेशन जब करेंगे तो ये हो गया x1, राइट साइड क्या है, ये हो गई, हमने इसको स्टैक कर दिया तो ये क्या है x1 x2 टिल xn मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे हैं x ट्रांसपोज x2 ट्रांसपोज x1 x2 ट्रांसपोज, और ये बन गया हमारा xn ट्रांसपोज, और ये सारे क्योंकि थीटा से मल्टीप्लाइड थे। ये हमारा है x ट्रांसपोज, ये है हमारा x, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब थीटा क्या होगा, थीटा होगा, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज y, तो ये हमारा सोल्यूशन आया। तो ये थीटा का सोल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब थीटा पैरामीटर्स हमारे इस तरीके से निकलेंगे। तो अब क्लोज फॉर्म सोल्यूशन क्या है कि हमने ये टर्म मिनिमाइज करी, उसका मतलब क्या था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, और ये प्रिसाइजली लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन की प्रॉब्लम है। x हमारा क्या है, जनरली टॉल मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ सैम्पल्स n इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट नीड टू बी डिटरमिन्ड, और जो x ट्रांसपोज x इनवर्स x ट्रांसपोज है, अगर हम पीछे का एक्सप्रेशन देखें तो वो हमारा ये था, तो हम ये कह रहे हैं थीटा इज इक्वल टू x डैगर y। क्यों, y क्या था, y इज इक्वल टू x थीटा प्लस एरर वेक्टर। तो इस तरीके से अब हम एक तरीके से कह रहे हैं कि x का दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स करें, एरर नहीं हो तो ये सॉल्यूशन आएगा। तो ये x डैगर है, इसको हम कहते हैं सूडो इन्वर्स, सूडो इन्वर्स भी कहते हैं, इसको मोर पेनरोज इन्वर्स भी कहते हैं, मोर पेनरोज इन्वर्स। अगर आपका x जो है इट्स अ स्क्वायर एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसको खोल लेते हैं, तो क्या होगा, ये x इन्वर्स है, ये x ट्रांसपोज इन्वर्स x ट्रांसपोज, इसको दोबारा x इन्वर्स x करके होल ट्रांसपोज लगा सकते हैं, तो ये हमारा x इन्वर्स ही रह जाएगा। और उस सिनेरियो में थीटा इज इक्वल टू x डैगर y हमारा x इन्वर्स y हो जाएगा और y इज इक्वल टू x थीटा, तो एज इफ देयर वाज नो एरर इन द सोल्यूशन। अब इसका हम MLE का या इसका हम जो हमने लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसका हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो हमारा क्या था, ये हमारा डेटा मैट्रिक्स था, ये आपको याद है, हमने सारे फीचर, हर सैंपल के फीचर वेक्टर्स जो हैं वो हमने इसमें फिल कर रखे हैं, ठीक है ना। और ये हमारे वो फीचर्स हैं जो हमने डाले हुए हैं। तो ये पहले सैंपल के फीचर्स हैं, 1 तो कांस्टेंट है क्योंकि एक हमने बायस थीटा 0 भी लिया है, और ये हमारे nth सैंपल के हमारे फीचर्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारा भरा हुआ है। तो ये होगा, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, ये होगा 1 क्रॉस p माइनस 1, और ये होगा n p माइनस 1, क्योंकि हमारी n रोज़ हैं और p कॉलम्स हैं हमारी। तो ये कितने कॉलम्स बने, Z1 Z2 Z3 इस तरीके से ZP तक। तो अब हम अगर डेटा स्पेस को देखें तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि एक हमारा ये हमारा डेटा स्पेस है जो कि स्पैन हो रहा है बाय द कॉलम्स ऑफ S। तो स्पैन्ड बाय द कॉलम्स ऑफ X, ये स्पैन हो रहा है X के कॉलम से, और ये Y हमारा कुछ वेक्टर है Y। तो ये y जो वेक्टर था, एक्चुअली जब हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो हम इस y को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डेटा स्पेस पे। तो y को हम प्रोजेक्ट करेंगे डेटा स्पेस पे और y कैप बनाएंगे। तो ये जो वेक्टर होगा हमारा, ये होगा हमारा y कैप, ये वेक्टर है y, और ये जो प्रोजेक्शन है ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे ऑर्थोगोनल है। तो इसके कॉलम्स क्या हुए, हमने क्योंकि p कॉलम्स हैं, हमने सपोज करिए कॉलम्स को कहा Z1 Z2 टू ZP। अब क्या देखा था हमने कि हमारा क्या होगा, जो हमारी एरर क्या है, ये फीचर वेक्टर है हमारा, और इसका एरर के साथ जो है ये अनकोरिलेटेड है, तो ये ऑर्थोगोनल है इसके। तो ये देख रहे हैं ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो ये x ये 0 है, सो विच इज़ इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं
कि हमारी ये कॉलम स्पेस है, तो हम कह रहे हैं Z1 जो एक कॉलम स्पेस है, Z1 इनर प्रोडक्ट विद एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। इसी तरह Z2 इनर प्रोडक्ट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। ये सारे किए, तो ये क्या है, ये है Z1 ट्रांसपोज एप्सिलॉन इक्वल टू 0। Z2 ट्रांसपोज ये वेक्टर हैं, ठीक है ना, तो ये वेक्टर हैं इक्वल टू 0। इसको हम स्टैक कर लें तो ये बन गया Z1 टिल कितने हैं, ZP ट्रांसपोज दिस एप्सिलॉन इक्वल टू 0। लेकिन वो क्या है, ये हमारा क्या है, ये कुछ नहीं है हमारा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज है X ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाता है, X ट्रांसपोज एप्सिलॉन इक्वल टू 0। अब एरर को लिखेंगे तो एरर क्या है, y माइनस एक्स थीटा। क्यों, क्योंकि हमने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स थीटा प्लस एरर, ये थी, तो ये हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब x ट्रांसपोज y ये हमने कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो थीटा फिर हमारा वही एक्सप्रेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमने y का प्रोजेक्शन किया इस डेटा स्पेस पे, तो हम चाहते हैं हमारी एरर मिनिमम हो। एरर मिनिमम का क्राइटेरिया क्या है कि हम कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ दिस एरर शुड एक्चुअली बी मिनिमम। तो अगर आप ये देखिए, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, मिनिमाइज ओवर थीटा, और ये क्या है, ये हमारा एरर वेक्टर है। तो हम कह रहे हैं उस एरर वेक्टर का नॉर्म मिनिमाइज करो। तो उस एरर वेक्टर की नॉर्म मिनिमाइज करने का क्या मतलब है, वो कब मिनिमम होगी। मेरे इस तरीके से भी हम प्रोजेक्ट कर सकते थे, हम ये इस तरीके से भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन मिनिमम एरर कब है, जब हम उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करते हैं, उस वेक्टर की लेंथ सबसे कम है। और जब हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करेंगे तो इसका मतलब है कि डेटा स्पेस में कोई भी जो वेक्टर होगा उससे इसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। वही हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि एरर जब मिनिमम है तो सोल्यूशन, अगर हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी करेंगे तो सोल्यूशन हमारा थीटा का यही आएगा। और P को इसमें कहते हैं हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, विच इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, विच डज दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू आर डेटा स्पेस। MLE के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, दैट इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की एज्यूम कर रहा है। इट कैन प्रोड्यूस बायस एस्टिमेट इफ डेटा कंटेन्स आउटलायर्स। रोबस्टनेस कई बार अगर नॉइजी है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है इफ़ द मॉडल इज़ टू कॉम्प्लेक्स, और इफ़ द डेटा, अगर आपका डेटा लिमिटेड है। इसी तरह कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी होती है इसमें। अब ये जब हमने, ये तो हमने देखा था स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब हम देखते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब डेटा ड्रिवन अप्रोच क्या होती, यहाँ पर हमने कहा कि एरर्स का हमने स्टैटिस्टिक्स एज्यूम किया, वो सब्सटीट्यूट किया, उसी से हमने हमने बनाया पी वाई गिवन एक्स थीटा, और ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच थी कि दैट हम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ले रहे हैं, उसको हम लाइक्लीहुड कह रहे हैं, और हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। उसको मैक्सिमाइज़ किया था, उसका लॉग लिया, उसको मैक्सिमाइज़ किया, और फिर वो जब लॉग लिया तो उसकी जो नेगेटिव टर्म आई उसको हमने मिनिमाइज़ किया। तो दैट लेड टू आर दिस सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन। लेकिन अगर डेटा ड्रिवन अप्रोच होती तब भी हम यही करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास वाई आई है और हमें प्रेडिक्शन हमने वाई आई कैप अगर करी तो हमारी जो एरर है उसकी स्क्वेयर्ड एरर मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेटा ड्रिवन अप्रोच से करते तो भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता, उसको हम इसी तरीके से लिखते। उसका मतलब है कि हमारे को मिनिमाइज़ करना है थीटा विद रिस्पेक्ट टू ये एरर वेक्टर, और फिर उसका सोल्यूशन फिर वही आता जो कि हमने देखा था कि एक्स टैगर हमारा क्या है। सो लीनियर रिग्रेशन में अंडर द एजम्पशंस ऑफ गॉशियनिटी ऑफ नॉइज़ और आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, वो जो है लीनियर रिग्रेशन में MLE रिड्यूसेस टू लीस्ट स्क्वेयर्ड सोल्यूशन, जो कि डेटा ड्रिवन अप्रोच से भी होती। अब हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में कितनी तरह की एरर्स होती हैं और हम इसको परफॉर्मेंस इसकी कैसे असेस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हैं, हम 3 तरह की रिग्रेशन एरर्स बताते हैं। सम ऑफ स्क्वेयर्स टोटल एरर्स, सम ऑफ
स्क्वेयर्स ड्यू टू, और उसका एक दूसरा नाम भी है, कई बार उसे टोटल स्क्वेयर्ड एरर भी कह देते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वेयर्स एरर्स SSE। तो ये SST जो हमने पीछे एरर देख रहे थे, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एप्सिलॉन i स्क्वेयर, ये वो नहीं है। तो ये वो नहीं है। तो अभी इसको समझते हैं कि हमारा है क्या। और परफॉर्मेंस मीट्रिक हम जनरली 4 तरह के लेते हैं। आर स्क्वेयर्ड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मीट्रिक है एक हमारा। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर और रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, इस तरह की हम ये एरर्स को यूज़ करके हम परफॉर्मेंस असेस करते हैं। तो परफॉर्मेंस कैसे असेस करेंगे, जैसे हमने समझा था, हमारे पास ट्रेन डेटा होगा जिसमें हम अपना प्रिडिक्टर, लीनियर रिग्रेशन का प्रिडिक्टर बनाएंगे। तो उसका मतलब है हमने सारे थीटाज निकाल लिए। जब वो बन जाएगा, अब हमारा टेस्ट डेटा आएगा। टेस्ट डेटा में हमारे पास फीचर वेक्टर्स होंगे और हमें उसकी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी होगी। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, तो हमने कहा हमारे पास 3 तरह की एरर्स हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स टोटल और सम ऑफ स्क्वेयर्स SSE और SSR। मैं शॉर्ट में बोलूँगी SST, SSR और SSE। तो ये हमारा X फीचर है, सपोज करिए एक ही फीचर था तो उससे हमें समझने में आसानी है। और ये हमारा Y जो है, ये हमारा आउटकम वेरिएबल है या रिस्पॉन्स वेरिएबल है। अब रिग्रेशन की लाइन फिट करेगी तो करेंगे हम X को यूज़ करते हुए। तो XY पेयर है, तो जैसे ये है हमारा X1 Y1, ये है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है X2 Y2, ये सपोज करिए X3 Y3 था, और इस तरीके से ये हमारा था XN YN। तो ये हमारे डेटा पेयर्स हैं जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में अवेलेबल हैं। तो अब जब हम इसको लीनियर रिग्रेशन की ये लाइन है, ये हमारा θ0 एस्टिमेटेड आया और इसका जो स्लोप है वो है हमारा θ1। तो जब हम इसको जब फिट कर लेंगे लाइन को, तो हमारा, अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा Y1 कहाँ है और Y1 कैप कहाँ पर है। तो बेसिकली हमने कहा कि कोई भी डेटा पेयर है, अगर हमारा करस्पॉन्डिंग यहाँ पर X2 आया तो X2 के करस्पॉन्डिंग हमारा Y कहाँ है, तो वो हम इसको लाइन पर पॉइंट को ले लेंगे। तो ये जो होगा हमारा Y एक्सिस पे ये जो जाएगा, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट Y2 कैप। इसी तरह अगर मैं इसको देखें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा ये डेटा पॉइंट, क्योंकि ये X1 है और X1 इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है इस रिग्रेशन लाइन पे, इस पॉइंट पे, ये हमारा बनेगा Y1 कैप। तो ये हमारी होगी एरर फॉर सैंपल 2, ये होगा हमारा एरर फॉर सैंपल 1 और ये हमारी होगी एरर फॉर सैंपल n। और ये हमारा होगा, यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट होगी ये हमारी बताएगी YN कैप। तो ये समझ में आ गया कि हमारे सैंपल्स कहाँ पर हैं और हमारी एरर्स कहाँ पर हैं। तो अब जब हम एक कोर्स, हमारा इंट्यूशन क्या होगा, हम कहेंगे कि हमें हाउस के प्राइस प्रिडिक्ट करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास कोई फीचर ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, सारे सब सैंपल्स के हाउसेस के प्राइस लेंगे और उनका मीन कर देते हैं। तो ये मीन जो है, ये हम कह रहे हैं कि ये मीन ऑफ Y, ये हमारा हमने डिफाइन कर दिया लेटर से M। तो ये मीन रिस्पॉन्स वेरिएबल है। अब इसके रेफरेंस में हम ये तीनों तरह की एरर्स को देखते हैं। तो एरर्स क्या है, पहला एरर क्या है, टोटल ये सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने हर एक सैंपल के लिए ये कह दिया कि भाई प्रिडिक्शन क्या है हमारी, हमने प्रिडिक्शन कह दी कि मीन ही है। जितने भी हाउसेस के जितने भी ट्रेनिंग डेटा थे उनके सबके हर हाउस का प्राइस था हमारा, सबका हमने मीन लिया और हम हर बार वही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अगर हम उसी प्रिडिक्शन को कर रहे हैं तो हमारी सम स्क्वेयर्ड एरर क्या होगी, वो होगी ये। बट दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फीचर। तो हमने लीनियर रिग्रेशन की कोई फिटिंग नहीं करी, ये हमारी इंट्यूशन पे थी। तो ये हो गई मैक्सिमम एरर, इतनी हो सकती है। अब आपने क्या कहा, हमने कहा कि हमने रिग्रेशन की लाइन फिट कर दी। तो अब मेरा एक्चुअल YI कैप आ गया जो मेरा इस रिग्रेशन की लाइन पर है। तो अब इसको हम कहेंगे SSR। तो अगर हम इसको देखें तो SSR हमारा क्या है, SSR हमारा ये वाला एरर है। इस डेटा सैंपल को जब हमने प्रोजेक्ट किया इस लाइन पे, तो ये हम कह रहे हैं ये है हमारा, अगर ये मेरा लेट्स से 10th सैंपल था X10 Y10,
तो हम ये कह रहे हैं ये जो हाइट है ये है y10 कैप और ये जो हाइट है ये है y10। तो y10 माइनस y कैप 10 इज द एरर आफ्टर वी हैव फिटेड टू रिग्रेशन लाइन। ठीक, तो ये हमारी हो गई SSR। और फिर हमने एक और एरर ली जो हमने कहा इसका डिफरेंस है, तो ये हमारी हो गई SST कि अगर मैंने मीन से डिफरेंस लिया y10 का यहाँ से m से, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स एरर है। तो अब इसको फिर समझते हैं। तो इस तरह से हमने 3 एरर्स डिफाइन कर दी, जहाँ की m क्या है, जितने भी मेरे पास डेटा सैंपल्स में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी सबका हमने मीन ले लिया। तो अब ये हमने जब हम इसको फिट कर रहे हैं तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा बेस्ट फिट क्या होगा, हमारा बेस्ट फिट ये होगा कि सारे ही डेटा सैंपल्स जो है ना रिग्रेशन की लाइन पे आ जाएं। अगर मैंने ऐसे बनाया और मैंने कहा कि ये मेरी रिग्रेशन की लाइन है, मेरे सारे ही सैंपल्स उस पे आ गए, तो अब मेरा ये जो SSR है ये 0 हो जाएगा क्योंकि y भी यही है और yi कैप भी यही है। सो yi इज इक्वल टू yi कैप इन दिस केस, राइट। तो ये कुछ ऐसे भी हो सकती थी, हो सकता है इंटरसेप्ट के साथ होती, लेकिन मेरे सारे डेटा सैंपल्स यहाँ आ गए। इन दोनों ही सिनेरियो में हमारा SSR कितना होगा, इक्वल टू 0। तो अब हम R2 मीट्रिक बनाते हैं। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम इस SSR को और इस SST को कंपेयर करेंगे, तो जब SSR 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि y में ये जो वेरिएबल y था उसकी जितनी भी फ्लक्चुएशन थी, जितने भी चेंजेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेटा सैम्पल्स, वो सारे के सारे इसी लाइन पे एब्जॉर्ब हो गए, तो SSR 0 हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो फीचर है प्रिडिक्टर, ये जो हमारा फीचर था जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसने पूरी तरह से हमारे y को एक्सप्लेन करने में मदद किया। इट फुल्ली एक्सप्लेन्स द variance of y in this case when all the data samples lie on this line। तो अब देखते हैं R स्क्वायर बताते हैं 1 माइनस SSR अपॉन SST is equal to SSE upon SST। So when SSR is equal to 0, best fit line, तो मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस सिनेरियो में ये 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ये है बेस्ट सिनेरियो। और दूसरा क्या है, R स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये SSR बिकम्स इक्वल टू SST, मतलब कि हमने रिग्रेशन की लाइन कोई फिट ही नहीं कर पाए, मीन को ही मान लिया कि यही रिग्रेशन की लाइन है। तब क्या होगा, दिस इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन any variance of the dependent variable. So this line or this score measures the goodness of fit or the best fitness of this line. तो अब परफॉर्मेंस मीट्रिक देखेंगे। अगर लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ लिया और हमने मॉडल बना लिया, ट्रेन कर लिया, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा मॉडल अच्छा चल रहा है। तो हम टेस्ट डेटा पे ये वाले अब मीट्रिक्स निकालेंगे। तो पहला मीट्रिक है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकाल रहे हैं कि yi माइनस yi कैप का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टोटल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और उस सब का टोटल सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कर देंगे। तो हम कह रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो है हमारा MAE बनाता है। MAE एक अच्छा मीट्रिक है, क्यों? क्योंकि ये हमें आइडिया दे रहा है कि हमारी प्रिडिक्शंस हमारी एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, ये उसको कैप्चर कर रहा है। तो ये इट डजंट बॉदर कि वो पॉजिटिव कितना दूर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके रिग्रेशन लाइन के ऊपर है या नीचे है, लेकिन ये पूरी एरर को क्वांटिफाई कर रहा है। ठीक, उसके अलावा ये इट इज़ लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स एज़ कम्पेयर टू MSE। वो अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? अब हमने हर एक ही एरर को बराबर ही वेटेज दे दिए, 1/n दे दिया हर एक एरर को वेटेज। एरर 1 को भी इतनी वेटेज दिया, एरर 2 को भी इतनी 1/n से वेट किया और सबको सम कर दिया। तो ये थोड़ा सा हो सकता है डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर आप आउटलायर्स को या लार्जर एरर्स को ज़्यादा सप्रेस करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट वेट भी डाल के वेटेड लीनियर रिग्रेशन भी कर सकते हैं। तो अब परफॉर्मेंस मीट्रिक हम दूसरा देखते हैं, मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट में हमने मॉड लिया था, अब हम yi माइनस yi कैप्स होल स्क्वायर करके
सारी ऑब्जर्वेशंस पे जितनी एरर गई सबको सम किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स किया, तो हम इसको कहेंगे मीन ऑफ स्क्वेयर्ड एरर। और अब इसको एरर को, ये भी हमारा अच्छा मीट्रिक है, अगर टेस्ट डेटा पे ये हाई वैल्यू आती है तो ये भी हमारा मतलब कि पुअर परफॉर्मेंस डिटेक्ट करेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर तो हमारी एरर जो है 0 से 1 के बीच में है तो स्क्वायर होगी, वो सप्रेस हो जाएगी। और अगर वैल्यू हमारी एरर की, सपोज कोई आउटलायर पॉइंट था तो एरर उसने बहुत ज़्यादा थ्रो कर दी, वो एक्चुअली रिग्रेशन का बाकी क्लाउड तो सारा पास में था और वो एक सैंपल जो है ना वो यहाँ बैठा हुआ था, तो वो एक आउटलायर की तरह है, वो तो पूरे डेटा के क्लाउड का पार्ट ही नहीं लगता है। तो ये आउटलायर की लेकिन जो एरर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, सपोज करिए 10 होगी, स्क्वायर किया तो वो 100 हो गई, तो इसका मतलब MSE में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम उसको सप्रेस कर रहे होंगे या उसको जब ऑप्टिमाइज़ करके लर्निंग कर रहे होंगे अपनी उसकी डेटा की, तो ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो मीन स्क्वेयर्ड एरर है दैट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स, क्योंकि ये स्क्वेयर करने के कारण प्रॉब्लम हुई। जो हमने पीछे MAE देखा उसमें स्क्वेयरिंग हम नहीं करते, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तीसरा मीट्रिक भी हम यूज़ करते हैं, कई बार हम रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर ले लेते हैं, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा दिख रही है तो हम रूट मीन स्क्वेयर्ड ले लेते हैं। अनलाइक MSE, इसकी रेंज थोड़ी सप्रेस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्क्वेयर रूट और इसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस MSE की तरह ही मेंटेन्ड रहेंगे। तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास n = 5 डेटा सैम्पल्स हैं, ये हमारा फीचर है, ये है x और ये है हमारा y। तो ये क्या है, x1, x2, x3, x4, x5, ये है हमारा y1, y2, y3, y4, y5। अब हमारा एक होगा yi और दूसरा होगा yi कैप, ठीक। और वो yi कैप क्या होगा, yi कैप होगा θ0 + θ1 xi, ये हमारा yi कैप है। तो अब हमें क्या निकालने हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स, जो हमने पीछे एक्सप्रेशन देखा, सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू रिग्रेशन। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम इन सब का मीन निकालेंगे जिसको हम कहेंगे m, मीन m, और उस मीन के रिस्पेक्ट में हम yi - m सम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 सैम्पल्स, क्योंकि हमारे 5 है, SST निकालेंगे। SSR के लिए हम θ0 और θ1 निकालेंगे। आपको याद होगा हमने θ0 θ1 कैसे निकाले, हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू θ0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू θ1 और उसको इक्वेट किया और वो हमारा सोल्यूशन आया था एक्स डैगर की फॉर्म में। तो बेसिकली हम वही एक्स डैगर निकालेंगे और उस एक्स डैगर को मल्टीप्लाई करेंगे y वेक्टर से, वो हमारा देगा थीटा, राइट। और y वेक्टर क्या है हमारा, y वेक्टर इस केस में क्या है, y1, y2, y3, y4, y5 जो गिवन है, और थीटा क्या है ये हमें निकालना है, θ0 θ1 ये हमें निकालना है। और एक्स डैगर क्या है, एक्स डैगर हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, अगर हम पीछे जाएं तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया था, ये हमारा एक्स डैगर था। तो ये होगा एक्स डैगर क्या है हमारा, ये है x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज इन, और x को हम कैसे पॉपुलेट करेंगे, 1 और फिर हम 1। तो x क्या है हमारा इस केस में, बनाइए 1 1 1 2, क्योंकि ये पहली एंट्री 1 है, फिर ये 1 3 1 4 1 5, इसको भर के x बनाया। अब मैं x ट्रांसपोज ले सकते हैं, x मल्टीप्लाई करेंगे, होल इनवर्स लेंगे, ये करेंगे सब्सटीट्यूट, x डैगर बनाएंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा वेक्टर आ जाएगा। थीटा क्या मतलब, θ0 θ1 आ गया। अब हम yi कैप निकालेंगे और फिर हम ये सारी एरर्स निकालेंगे और आर स्क्वायर का स्कोर निकालेंगे। आप इसे खुद करिए। तो अब वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी, ये वैल्यूज़ आपकी सारी आएंगी। इसमें हम क्या पाते हैं, आर स्क्वायर स्कोर ये इतना है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिग्रेशन की लाइन है और जो हमारा पूरा लीनियर रिग्रेशन का फ्रेमवर्क है, और ये जो हमारा फीचर x1 है, ये पूरी तरह से जो x हमारा जो फीचर हमने कंसिडर किया इस केस में, वो हमारा पूरी तरह से सॉर्ट ऑफ 98.69% वेरिएंस जो है आउटकम वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल की कैप्चर करता है। तो ये बहुत ही अच्छी फिटेड लाइन है।
क्योंकि आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी। और हम देख सकते हैं कि मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर सभी लेस देन 1 है, जो छोटी वैल्यूज़ हैं। अब एक ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए कि एक डेटा सेट है, उसमें n इज इक्वल टू 50 ऑब्जर्वेशंस हैं और ईच डेटा पॉइंट के हमारा एक ही सिंगल वेरिएबल है, और हमने जब रिग्रेशन की लाइन फिट किया तो ये हमारी रिग्रेशन की लाइन आई। तो अब आप बताइए, अगर आपका x इज इक्वल टू 3.2, देन व्हाट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। चलिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या समझा। हमने समझा व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर समझी उसकी, हमने सॉल्व करना समझा, हमने स्टैटिस्टिकली सॉल्व करना देखा, और हमने डेटा अप्रोच भी देखी। वी ऑल्सो लुक्ड एट वन एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, अब आप इसे समझिएगा। इसके बाद हम एक ट्यूटोरियल करेंगे। थैंक यू।